नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएड विभाग शिक्षा संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज, कादीपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा में अनुसंधान, रिसर्च इन एजुकेशन, इस प्रसंग के अंतर्गत अब तक आपने क्या सीखा? आपने ये देखा कि अनुसंधान क्या होता है, अनुसंधान व्यवहारिक, मौलिक या क्रियात्मक रूप में कितने भागों में बांटा जाता है, कौन से अनुसंधान बेसिक रूप में होते हैं जिससे सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, किस अनुसंधान में मौलिक अनुसंधान के बताए गए नियमों सिद्धांतों को परीक्षित करके किसी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाता है जिसे हम व्यवहारिक इत्यादि कहते हैं, और जो अनुसंधान किसी भी शैक्षिक समस्या के लिए तात्कालिक दृष्टिकोण से किया जाता है, ऐसे अनुसंधान को क्रियात्मक अनुसंधान के रूप में। फिर हमने देखा कि अनुसंधान की जो समस्याएं हैं ये कौन कौन से क्षेत्रों से ली जाती हैं, उन समस्याओं को चुनना, समस्याओं के क्षेत्रों को जानना, समस्याओं को परिभाषित करना, आपने इसको भी देखा। फिर आपने परिकल्पना को बनाना सीखा। परिकल्पना क्या होती है? अनुसंधान से संबंधित जो समस्या है उस समस्या के समाधान के लिए जो कुछ भी हम प्रस्तावित उत्तर ढूंढते हैं, जो प्रपोज करते हैं, वह हमारी एक परिकल्पना होती है जो सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य या नल हाइपोथेसिस के रूप में जानी जाती है। आपने इसको भी देखा। चर क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, उन चरों की भी चर्चा की गई। चरों में जो रेलिवेंट वेरिएबल्स होते हैं, उन रेलिवेंट वेरिएबल्स को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, आपने पिछले वीडियो में इसको भी सीखा। कैसे हम एक आश्रित चर, स्वतंत्र चर और उससे जो रिलेटेड हैं प्रासंगिक चर, इन चरों में भेद क्या है, इनका प्रयोग क्या है, अनुसंधान में इसकी उपयोगिता कैसे सिद्ध होती है, आपने वहां पे मात्रात्मक, गुणात्मक आदि रूप में देखा, सीखा। अब हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि जो आपके सामने समस्याएं हैं, जिन समस्याओं को समाधान करने के लिए आपने परिकल्पनाओं का निर्माण किया है, जिन परिकल्पनाओं में आपने चरों का निर्धारण किया है, जिन चरों का पुष्टिकरण करना है, जिनकी सिद्धि करना है, जिनको परीक्षित करना है, वे किस विधि से कैसे किए जाए। तो उसी संदर्भ में एक आता है, अनुसंधान को सिद्ध करने के लिए उसका एक फॉर्म होता है, एक रूल होता है, नियम होता है, जिसे हम प्रयोगशाला प्रयोग या लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट कहते हैं। यानी जो प्रयोगशाला प्रयोग या लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इसके अंतर्गत आप देखते होंगे, यानी किसी भी अनुसंधान को करने के लिए हम प्रयोगशाला विधि का प्रयोग करते हैं, वहीं पर हम क्षेत्र अध्ययन भी करते हैं, क्षेत्र का प्रयोग भी करते हैं, सर्वे करते हैं। कहने का प्राय है कि हम समस्याओं से निजात पाने के लिए जो अपनी परिकल्पना का निर्माण करते हैं, जिसमें चरों का निर्धारण करते हैं, उसके द्वारा हम समस्या का समाधान करने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं, जैसे प्रयोगशाला प्रयोग, यह एक प्रकार का लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, यह समस्याओं को टेस्टिंग करने के लिए, परीक्षित करने का एक तरीका है जो यह बताता है कि हम व्यवहारिक रूप से किसी समस्या को किसी एक निश्चित स्थान पर, एक निश्चित समय पर, कुछ निश्चित उपकरणों के द्वारा, कुछ निश्चित नियमों सिद्धांतों के द्वारा उसको हम परीक्षित कर सकते हैं। तो जो अनुसंधान की प्रक्रिया में प्रयोगशाला विधि आती है, प्रयोगशाला का जो प्रयोग किया जाता है, जो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट किया जाता है, वास्तव में देखा जाए तो यह व्यवहारिक दृष्टि से बहुत ही उत्तम मानी जाती है। इसके द्वारा विश्वसनीयता बनी रहती है, वस्तुनिष्ठता बनी रहती है, इसकी वैधता बनी रहती है, इसका जो कॉज एंड इफेक्ट, इसका जो कारण और प्रभाव है, इसको भी ज्ञात किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इन विधि के द्वारा हम किसी भी समस्या के समाधान हेतु जो सिद्धांत आदि बनाए गए हैं, उन सिद्धांतों में परिष्करण भी कर सकते हैं, परिमार्जन, संशोधन भी कर सकते हैं, और उसके आधार पर एक नया जनरलाइजेशन, नियमीकरण भी किया जा सकता है। इसलिए समस्याओं के समाधान करने के लिए जो कुछ भी हम प्रक्रिया अपनाते हैं, परिकल्पना का निर्माण करते हैं, चरों को व्यवस्थित करते हैं,
उनके आधार पर जो डाटा कलेक्शन होते हैं, जो आपका ऑफिशियल डिजाइनिंग की जाती है, जो सांख्यिकी इत्यादि विश्लेषण के आधार पर प्रदत्तों का संकलन कर विश्लेषण किया जाता है, जिससे निष्कर्ष और रिपोर्टिंग की जाती है, इन सारी चीजों का अनुसंधान के हम तब तक नहीं पूर्ण कर सकते जब तक किसी न किसी एक विधि का प्रयोग उसमें किया जाए। तो जो प्रयोगशाला प्रयोग होता है, हमने कहा कि विश्वसनीय होता है। अब इसका कार्य कैसे होता है, इसका प्रयोग हम किन किन विधियों से कर सकते हैं, उसके कौन कौन से टाइप हैं, उसके अंतर्गत कार्य करने का जो एक तरह से तरीका है, तौर है, टेक्निक है, हम उसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप हमारे इस चैनल को तब तक सब्सक्राइब ना किए हों तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसको शेयर भी करें, अधिक से अधिक आप शेयर करेंगे, इस पर कमेंट करेंगे, तो इससे इसकी विश्वसनीयता, इसकी उपयोगिता सिद्ध होगी, जिससे बहुत से ऐसे लोग जो इस क्षेत्र में अभी तक इस प्रकार के वीडियोज को नहीं प्राप्त कर पाए हैं, शिक्षण सामग्री को नहीं प्राप्त कर पाए हैं, आपके द्वारा यह शिक्षण सामग्री उनके तक पहुंच सकती है, जिससे उनका यह लाभ हो। हमारा वीडियो बनाने का मुख्य लक्ष्य यह है कि अधिक से अधिक ज्ञान का प्रसार किया जाए, लोगों को लाभान्वित किया जाए। जो चीजें हम पुस्तकों में पढ़ने में नहीं प्राप्त कर पाते हैं, ऐसे समस्त चीजों को एक ऑनलाइन मोड में दे करके आप तक पहुंचाने का प्रयास हो रहा है कि आप अनौपचारिक रूप से कहीं पर भी बैठ करके किसी भी समय इस वीडियो को देख करके तमाम प्रकार की विषय वस्तुओं, ज्ञान विज्ञान उपयोगी चीजों को, प्रौद्योगिकी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। तो हम बता रहे थे कि प्रयोगशाला का जो प्रयोग है, जो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट है, इसका अभिप्राय क्या होता है। तो सबसे पहले इसके अभिप्राय को हम जानेंगे, इसकी परिभाषा को जानेंगे। तो देखिए, प्रयोग का मूल आधार स्वतंत्र चर के हस्तचालन मैनिपुलेटेड से होने वाले परिवर्तन का आश्रित चर पर पड़ने वाले प्रभाव का निरीक्षण करना है। यानी फेस्टिंगर ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो प्रयोगशाला प्रयोग होता है, जो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट होता है, उसका अर्थ क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है। यानी प्रयोग का मूल आधार स्वतंत्र चर के हस्तचालन, यानी जो चर अब तक आप पढ़े थे वेरिएबल्स को, उसी वेरिएबल्स पर आधारित आपका प्रयोगशाला प्रयोग है, या कोई भी प्रयोग किया जाएगा, चाहे क्षेत्र प्रयोग, क्षेत्र अध्ययन आदि किया जाएगा, बिना वेरिएबल्स के, बिना चरों के उसका कार्य संपन्न नहीं होगा। इसलिए यहाँ जो चर है, स्वतंत्र चर के हस्तचालन मैनिपुलेटेड, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, से होने वाले परिवर्तन का, यानी स्वतंत्र चर के द्वारा जो कुछ भी हस्तचालन का कार्य किया जाता है, जिसका प्रभाव आश्रित चर पर पड़ता है, उसका निरीक्षण करना। यानी दो प्रकार के चरों को मूल रूप से यहां लिया गया है। चर वस्तुतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वतंत्र चर, दूसरा होता है आश्रित चर या परतंत्र चर। स्वतंत्र चर में हम कंट्रोलिंग अपनी करते हैं, यानी प्रयोगकर्ता अपने क्षमता के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें चरों को घटा सकता है, बढ़ा सकता है। लेकिन जो आश्रित चर होता है, जो डिपेंडेंट चर होता है, जो बहिरंग चर होता है, जो अस्त व्यस्त करने वाला चर होता है, कहते हैं ऐसा चर यह एक तरह से नियंत्रण में ही रहता है, उस पर ज्यादा किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे आप स्वतंत्र चर और आश्रित चर को एक बार पुनः समझने का प्रयास करें। स्वतंत्र चर का प्राय है कि जिसको हम घटा बढ़ा सकते हैं, जिसके आधार पर उद्दीपन को हम दे सकते हैं। लेकिन जो आश्रित चर होता है वह अनुक्रिया या प्रतिक्रिया पर डिपेंड करता है। जैसे कोई व्यक्ति क्रोध में है, तो क्रोध में क्यों है, उसको कैसे समझाया बुझाया जाए, कैसे मनाया जाए। तो स्वतंत्र चर क्या होता है? स्वतंत्र चर है उसके क्रोध के कारणों को जानना, उस प्रकार के उद्दीपन को देना जिससे उसके क्रोध में शांति आए। आश्रित चर क्या है? वह व्यक्ति जो क्रोधित है, हम आश्रित चर क्रोधित व्यक्ति को नहीं बदल सकते, उसके स्थान दूसरे क्रोधित को उठा लाओ, बल्कि वह व्यक्ति वही होगा जिसके अंदर क्रोध इस समय उत्पन्न हुआ है, उसको कैसे शांत करना है। इस शांत करने के लिए हम स्वतंत्र चर अर्थात उसके उद्दीपन जो है, उसके जो स्टिमुलस हैं, उसके जो कारक हैं, ऐसे कारकों को ला करके, बात करके, समझा करके, बुझा करके, उसकी बातों को मान करके हम उसे शांत कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से हम स्वतंत्र चरों का प्रयोग करके उसकी प्रतिक्रिया को देखते हैं कि किन चीजों से उसको प्रसन्नता हो रही है, उसके क्रोध में शांति हो रही है, उसी प्रकार के चरों को, उसी प्रकार के कार्यकलापों को हम करते हैं। अगर उसकी अनुक्रिया पॉजिटिव चलती है, जो हम चाहते हैं सकारात्मक रूप मिलती है,
हम ऐसे चरों को और बढ़ा लेते हैं जिससे समस्या का समाधान जल्दी हो जाए। तो चर दो होते हैं, एक स्वतंत्र चर, दूसरा आश्रित चर। लेकिन उसी में एक होता है रेलिवेंट वेरिएबल्स माने रेलिवेंट वेरिएबल्स माने प्रासंगिक या सापेक्षिक चर जो होते हैं, ऐसे चर जो आवश्यकता के अनुरूप स्वतंत्र चर को सहायता देते हैं, जिसके आधार पर उसके मापन की प्रक्रिया चाहे गुणात्मक रूप में, चाहे परिमाणात्मक रूप में, चाहे संख्यात्मक रूप में करने के लिए वे एक संसाधन देते हैं, जिसके आधार पर हमें देख सकते हैं कि जो आश्रित चर है उसका प्रभाव कैसा दिखाई पड़ रहा है, हम उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। यानी आश्रित चर पर स्वतंत्र चर का पड़ने वाला जो प्रभाव है, उसी प्रभाव को अध्ययन करना, यही प्रयोगशाला प्रयोग का मुख्य कार्य है। तो प्रयोगशाला प्रयोग जो होता है, यह स्वतंत्र चर के द्वारा जो कुछ भी प्रभाव आश्रित चर पर पड़ता है, जो समस्या के समाधान का मूल कारण है, जिसको हम लेकर के चल रहे हैं, जिसमें हमें परिवर्तन करना है, जिसका हमें समाधान करना है, उस पर स्वतंत्र चर का क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसी प्रभाव का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। यानी प्रयोग का मूल आधार स्वतंत्र चर, माने मूल आधार जो स्वतंत्र चर है के हस्तचालन मैनिपुलेटेड। अब बात आई मैनिपुलेटेड या हस्तचालन। हस्तचालन से प्राय होता है कि किसी चीज को हम कैसे चालित करते हैं, कैसे उसको मोटिवेट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उसके अंदर मोटर या यांत्रिक रूप से कैसे गति देते हैं। तो जैसे कभी कभी होता है कि आप सामान्य रूप से देखें, कुछ बच्चे होते हैं जो हर बात पर चिढ़ते हैं, तो उसके साथी क्या करते हैं, कुछ और बातें कहते हैं जिससे और चिढ़ने लगता है। इसी को हस्तचालित कहा जाता है। यानी किसी क्रोध को बढ़ाना, किसी की प्रसन्नता को बढ़ाना, थोड़ा प्रसन्न है और प्रशंसा करिए और प्रसन्न होगा, पुरस्कार दीजिए और प्रसन्न होगा। तो जो हस्तचालित है, जो मैनिपुलेटेड है, ऐसे हस्तचालित होने वाले परिवर्तन का, अर्थात किसी स्वतंत्र चर के द्वारा जो कुछ मैनिपुलेट किया जा रहा है, जो कुछ हस्तचालित कार्य दिया जा रहा है, या जो कुछ भी उद्दीपन दिया जा रहा है, उसके आधार पर आश्रित चर पर पड़ने वाले प्रभाव का निरीक्षण करना। यानी आश्रित चर है, जो व्यक्ति है, जो वस्तु है, जो समस्या का मूल है, जिस पर हम कार्य कर रहे हैं, उस पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है, उसी प्रभाव का निरीक्षण करना है। यही क्या है, प्रयोगशाला प्रयोग है। एक कौन कहा, फेस्टिंगर ने कहा। माने फेस्टिंगर के अनुसार आश्रित चर पर स्वतंत्र चर का क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसी प्रभाव का अध्ययन करना प्रयोगशाला के द्वारा, उस मेथड के द्वारा उसको सिद्ध करना, जिससे समस्या का समाधान किया जा सके। हम इस चीज को मूल रूप से देखते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रयोग के प्रकार कैसे होते हैं, टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या होता है। यानी टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट का प्राय होता है कि जो प्रयोग होते हैं एक कितने प्रकार के जाते हैं। तो इसके दो वर्ग बनाए जाते हैं। पहला वर्ग होता है आश्रित चर के परिवर्तन स्वरूप के आधार पर। माने जो आश्रित चर होता है उसका हम देखते हैं कि उसका परिवर्तन का स्वरूप क्या है, माने किस प्रकार से उसमें परिवर्तन प्रक्रिया हो रही है। जो प्रभाव हम देखना चाहते हैं वह आश्रित चरों के परिवर्तन के स्वरूप पर, यानी जो कुछ मैनिपुलेट किया जा रहा है स्वतंत्र चर का जो प्रभाव हस्तचालित रूप से उस आश्रित चर पर पड़ रहा है, उसके आधार पर जो परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है, उस परिवर्तन के स्वरूप पर एक प्रयोग का प्रकार होता है, और दूसरा प्रकार जो होता है वह शोध उद्देश्य के आधार पर किया जाता है। यानी शोध का उद्देश्य क्या है, उसके हिसाब से हमें प्रयोग कैसे करना, प्रयोगशाला का निर्माण कैसे करना, उसकी विधियों को किस प्रकार से परिचित करना, टेस्टिंग करना है। तो उस समस्या को प्रयोग विधि से संपन्न करने के लिए हम दो प्रकार के संसाधनों को अपनाते हैं। पहला होता है कि आश्रित चर पर जो कुछ परिवर्तन हो रहा है उसके स्वरूप के आधार पर, और दूसरा होता है शोध के उद्देश्य के आधार पर हम प्रयोग का वर्गीकरण करते हैं, उसके प्रकारों को बांटते हैं, देखते हैं। तो जैसे अब हम पहले एक लेते हैं, आश्रित चर के परिवर्तन स्वरूप के आधार पर जो आश्रित चर है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, उस पर किस प्रकार का परिवर्तन होता है, उसका स्वरूप कैसे परिवर्तित होता है, उसके आधार पर दो प्रकार का प्रयोगशाला प्रयोग होता है। पहला होता है गुणात्मक, दूसरा होता है परिमाणात्मक। गुणात्मक जिसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव, और परिमाणात्मक जिसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव। तो इनके नाम से ही ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि एक के अंतर्गत हम आश्रित चरों के गुणात्मक परिवर्तन या घटना का विश्लेषण करते हैं, जिसको आपने चरों में अच्छी तरह से पहले वीडियो में पढ़ा था। यानी जो गुणात्मक वेरिएबल्स होते हैं
इन गुणात्मक चरों को प्रयोगशाला में किस प्रकार से हम प्रयोग में लाते हैं, किस प्रकार से लेबोरेटरी में इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसके विषय में होता है कि आश्रित चरों के गुणात्मक परिवर्तन या घटना का विश्लेषण। यानी इसमें गुणात्मक रूप होता है। गुणात्मक रूप को अच्छी तरह से संख्याओं में बाधित नहीं किया जा सकता। जैसे किसी व्यक्ति के अंदर कितनी बुद्धि है, उसके अंदर कितनी सृजन शक्ति है, उसके अंदर कितनी उपलब्धि की शक्ति है, कितना अचीवमेंट हो रहा है, इन सारी चीजों को हम कुछ प्रश्न समूहों से नहीं आंक सकते, क्योंकि उसका गुणात्मक रूप बहुत व्यापक होता है। इस तरह से जो प्रयोग होता है एक गुणात्मक रूप में होता है, जिसको हम वर्णन के द्वारा, जैसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, उसकी क्षमता को आंकने के लिए, देखने के लिए, जांचने के लिए, उसका असेसमेंट करने के लिए, उसका इवैल्यूएशन करने के लिए। तो वहां पर क्या होता है कि उसके गुण को, उसके डिस्क्रिप्टिव भाव को, उसके जो वह वर्णन कर रहा है, उसके आधार पर गुणों को पता लगाया जा सकता है कि इसकी रुचि किस में है, किन साहित्य में है, खेल में है, किस संगीत में है, अथवा किसी व्यवसाय आदि में है। तो उसका गुण जो होगा वह हम वर्णन कर सकते हैं, उसको हम बता सकते हैं, उसको व्याख्यायित कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा भाग होता है वह होता है परिमाणात्मक अर्थात क्वांटिटेटिव, अर्थात इसको मात्रात्मक रूप में मापते हैं। यानी जो यह प्रयोग होता है इसका जो भी कुछ आधार बनता है वह सांख्यिकी विधि बनती है। यानी सांख्यिकी विधि में मीन मीडियन मोड या डेविएशन के आधार पर उसका विचलन वेरिएशन क्या हो रहा है, उन विचलनों में हम ये देखते हैं कि जो कुछ भी हम चरों का परस्पर कोरिलेशन देख रहे हैं उसमें जो वेरिएशन होता है, जो डेविएशन है, जो अंतर है, वह कम से कम होना चाहिए। जितना कम विचलन होगा उसकी शुद्धता, प्योरिटी उतनी ही अच्छी मानी जाती है। इसलिए संख्यात्मक या परिमाणात्मक, जिसे मात्रात्मक कहते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी प्रयोग करते हैं उसका जो निष्कर्ष होता है वह बिल्कुल एक संख्या के रूप में आता है, जिसको मापा जा सकता है, एक संख्या के रूप में देखा जा सकता है, उसको लिखा जा सकता है। जैसे 1 सेकेंड का 1000वां भाग हम इसे संख्या में लिख सकते हैं 0.000 इत्यादि के द्वारा। लेकिन हम गुणात्मक रूप में ये नहीं कह सकते कि 4 आदमी, 5 आदमी या एक और बालक मिलकर के इस प्रकार से उसके अंदर एक गुण है, इसकी इतनी क्वांटिटी है, इतनी उसकी क्षमता है। इन चीजों को हम किसी संख्या के रूप में बिल्कुल अकुरेट, ठीक ठीक बता नहीं सकते, क्योंकि गुण बहुत ही व्यापक चर होता है। इसके अंतर्गत बहुत असीम संभावनाएं होती हैं। कुछ चीजें जो हम पूछते हैं वही प्रकट होती हैं, तमाम चीजें उसमें प्रसुप्त होती हैं, जो हिडन होती हैं, दिखाई नहीं पड़ती हैं। इसलिए गुणात्मक चरों को जो कुछ भी उसके परिवर्तन या घटना का विश्लेषण करते हैं वह केवल एक वर्णन के रूप में होता है, उसके विश्लेषण के रूप में, वर्णनात्मक रूप में ही देखा जा सकता है। लेकिन जो प्रयोगात्मक चर होता है, जो कहते हैं कि परिमाण या मात्रात्मक रूप में होता है, उसकी मात्रा क्या है, उसका प्रतिफल क्या निकल रहा है, इस पर जब सांख्यिकी विधि का हम प्रयोग करते हैं तो सांख्यिक मतलब ही है कि संख्याओं में उसको अंकन किया जाता है और उससे संख्यात्मक मापन किया जाता है, जो एक बिल्कुल एक्यूरेट नंबर्स देता है, एक संख्या देता है, निर्धारित करता है, जो स्थिर रहती है। इसमें उसका मापन किया जा सकता है। अब आते हैं शोध उद्देश्य के आधार पर प्रयोगशाला प्रयोग कैसे किया जाता है, अर्थात शोध के उद्देश्य के आधार पर। अब आप यहां देखेंगे कि इसके 4 विधियां दी गई हैं। कौन कौन से हैं? खोज परक प्रयोग, सिद्धि प्रयोग, क्रुशियल प्रयोग, पथ प्रदर्शक प्रयोग। यानी आश्रित चर के परिवर्तन के स्वरूप के आधार पर ये 2 रूप में थे, एक गुणात्मक और दूसरा परिमाणात्मक। लेकिन वहीं पर शोध के उद्देश्य के आधार पर जो प्रयोग होता है वह 4 प्रकार से होता है। खोज परक, जिसको हम कहते हैं एक्सप्लोरेटरी, सिद्धि प्रयोग, कंफर्मेटरी, क्रुशियल, जिसको हम क्रुशियली कहते हैं, और चौथा होता है पथ प्रदर्शक प्रयोग, जिसको कहते हैं माने पायलट एक्सपेरिमेंट। अब इन चारों का क्या भाग है, क्या भाव होता है, इसका क्या अर्थ है, हम इसकी चीजों को अब आपको बताएंगे। देखिए, जो खोज परक प्रयोग होता है, जिसे हम एक्सप्लोरेटरी कहते हैं, देखिए सबको एक अच्छे रेखा चित्र के द्वारा बताने का, दर्शाने का प्रयास यही है जिससे सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरह से, सरलता से आपके समझ में आ जाए। अब यहाँ पर अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो हमें तो लगता है कि आप कम से कम 70% तो समझ ही लेते हैं कि इसके अंतर्गत विषय वस्तु है क्या। आपको 30% जो चीजें नहीं समझ में आ रही उसको बताने का प्रयास, यानी कहने का प्रयास है कि जो रेखा चित्रीय वर्गीकरण या प्रदर्शन किया जा रहा है यह हर चीज को स्पष्ट रूप से आपके सामने क्लेरिफाई कर दे रहा है। हम कहते हैं कि खोज परक प्रयोग एक्सप्लोरेटरी होती क्या है। अब आप थोड़ा सा इसके नीचे पढ़िए, जैसे मैं आश्चर्य करता हूं कि क्या होगा,
यानी आई वंडर व्हाट हैपेंड, यानी इस प्रकार का जो खोज परक प्रयोग होता है यह यही सिद्ध करता है कि क्या होगा या क्या है, अभी डाउट है, इस पर क्लियर कुछ नहीं हो पा रहा है। तो जो खोज परक प्रयोग होता है, एक्सप्लोरेटरी मेथड होता है एक्सपेरिमेंट का, उसमें यही होता है कि ऐसे प्रकार के समस्याओं का जब हम प्रयोग करते हैं तो वहां पर जो प्रयोगकर्ता होता है वह निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता है कि आगे क्या होगा, मैं इसमें क्या हूं, आश्चर्य में हूं, मैं वंडर में हूं, मैं सरप्राइज में हूं, किसका रिजल्ट क्या होगा, निष्कर्ष क्या निकलेगा, इसको अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता। यानी खोज परक प्रयोग जो होता है, जैसे कभी कभी होता है कोई समस्या आती है, पूछा जाता है परिवार में कि आप इस समस्या का निदान कैसे करेंगे, लोग कहते हैं मैं नहीं बता सकता कैसे क्या होगा। कुछ होते हैं कहते नहीं हम जो कह रहे हैं वही होगा। जो इस प्रकार से चैलेंज करते हैं कि मैं जो कह रहा हूं आप देख लेना रिजल्ट वही निकलेगा, ऐसे प्रयोग को हम सिद्धि प्रयोग कहते हैं, कन्फर्मेटरी कहते हैं। अर्थात इसका अभिप्राय है कि मैं शर्त करता हूं कि यह होगा, यानी यहां पे गारंटी ली जा रही है, प्रॉमिस किया जा रहा है, बेट लगाया जा रहा है कि मैं शर्त करता हूं कि यह होगा, यानी जो मैं कह रहा हूं वही होने वाला है, यानी आई विल बेट दिस वुड हैपन, यानी मैं जो कह रहा हूं वही होगा। तो इस प्रकार की समस्याओं का जब समाधान करना होता है तो जब वहां पर हम सिद्धि प्रयोग अर्थात कन्फर्मेटरी के रूप में करते हैं तो वहां पर चीजें बिल्कुल स्पष्ट होती हैं, वहां पर हम आत्मविश्वास से भरे होते हैं और यह संभावना व्यक्त कर सकते हैं, इस चीज को आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि मैं जो कह रहा हूं वही होगा। तो सिद्धि प्रयोग का प्राय होता है कि इसमें काफी अनुभव हो जाता है, चरों का काफी परीक्षण हो जाता है, जिसके आधार पर एक कहा जा सकता है कि जिन चरों का हम समस्या के समाधान में प्रयोग कर रहे हैं वे रिजल्ट वही देंगे जैसा हम करना चाहते हैं। तो दो चीजें, पहला है खोज परक एक्सप्लोरेटरी मेथड, यानी यह एक्सपेरिमेंट बताता है कि यहां पर खोज की जा रही है लेकिन इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा यह स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता, जिसको हम एज ए एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे मैं आश्चर्य करता हूं कि क्या होगा, यानी खुद प्रयोगकर्ता एक आश्चर्य में होता है, एक डाउट में होता है कि क्या होगा यह मुझे मालूम नहीं है, फिर भी मैं परिकल्पना जो बनाया हूं, जिन चरों को लेकर के कार्य को कर रहा हूं, परीक्षण कर रहा हूं, उस पर कार्य करूंगा, जो होगा सो देखा जाएगा, हम अपना कर्म कर रहे हैं, रिजल्ट चाहे जो हो। जब यह भाव होता है तो उसे हम खोज परक प्रयोग कहते हैं। दूसरा जो सिद्धि प्रयोग कन्फर्मेटरी का होता है, यह भाव कहता है, इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट कहता है कि मैं जो कह रहा हूं वही होगा, मैं जो बता रहा हूं वही होगा, आप चाहे चेक कर लो, चाहे इसका इंतजार कर लो, मेरा कहा सत्य होगा। इस प्रकार से अगर समस्याएं कुछ हैं जिसके समाधान के लिए प्रयोगकर्ता पूरी कॉन्फिडेंस से भरा हुआ हो और वह इस चीज को प्रूव करना चाह रहा हो कि मैं शर्त करता हूं कि यही होगा, जो मैं कहना चाहता हूं वो सिद्ध होगा। तो एक में डाउट जिसको हम खोज परक कहते हैं, यहाँ पे खोज का सिलसिला चलता रहता है, अनुसंधान चलता रहता है, तमाम ऐसी समस्याएं होती हैं जिसमें हम चलते हैं लेकिन उसका क्या परिणाम होगा इस पर हम हमेशा डाउट में रहते हैं, हो भी सकता है, सफलता मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिसकी परिकल्पना हम बनाते हैं, कहते हैं कि इस रास्ते से अगर इस विधि से कार्य को करते हैं तो वह कार्य 100% सफल होगा, सक्सेस होगा। जब ऐसा होता है तब उसे हम सिद्धि प्रयोग या कन्फर्मेटरी कहते हैं। तीसरा जो उद्देश्य होता है वह होता है क्रुशियल। क्रुशियल से प्राय होता है कि जहां पर अनेक विरोधी उपकल्पनाओं का एक साथ परीक्षण एवं समान परिणाम वाली परिकल्पनाओं को अलग अलग स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है, यानी इसका एक संक्षिप्त भाव यहां दिया गया है। इसकी व्याख्या क्या है? कभी कभी होता है कि हमें एक समस्या के समाधान के लिए चुनौती बनी है कि हमें कैसे सफलता प्राप्त करनी है, किस प्रकार से शिक्षा प्रतियोगिता में हमें आगे बढ़ना है। अगर इस समस्या है तो ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए कभी कभी हम बहुत उत्साहित होते हैं कि इस कार्य को ऐसे करेंगे, कभी कभी हम थोड़ा सा हमारा मोरल डाउन होता है कि हम कार्य नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से दो हाइपोथेसिस हमारे सामने आती है, एक सकारात्मक जो हमें आगे बढ़ा रही है और दूसरा नकारात्मक जो हमें इस तरह से माने जिसे कहा जाए कि हमें नर्वस कर रही है। तो जब दो प्रकार की या अनेक प्रकार की परिकल्पनाएं
ले करके हम किसी कार्य को, किसी समस्या के समाधान के लिए आगे बढ़ते हैं। और वहां पर जब कार्य करते समय कभी हमें सफलता मिल जाती है, कभी असफलता मिलती है, तो जिन कार्यों को करने से, जिन परिकल्पनाओं को लेकर के कार्य की सिद्धि के लिए जब आगे बढ़ते हैं, जिससे हमें सफलता में, जिसमें समानता कुछ दिखाई पड़ती है, किस प्रकार के कार्यों को करने से, इस प्रकार के रास्ते से चलने से ही हमें सफलता प्राप्त होगी, उसे हम स्वीकार कर लेते हैं। और वहीं पर जिन कार्यों को ना करने से भी कभी हमें सफलता मिल जाती है या हमें कहीं पर अवरोध उत्पन्न होता है, तो कौन कौन से ऐसे अवरोध उत्पन्न करने वाली परिकल्पनाएं हैं, उसको हम छांट लेते हैं। तो जब विरोधी परिकल्पनाएं एक साथ चलती हैं, समस्याओं के समाधान के लिए हम कभी उत्साहित होकर कार्य करते हैं, कभी नर्वसता में आकर करते हैं, तो ऐसे समय में जो परिकल्पनाएं हम बना करके चलते हैं, जिसके आधार पर हम कहते हैं एक सिद्धि प्राप्त होगी, दूसरे से कहते हैं कि कुछ डाउट है, फिर भी हम दोनों प्रकार की विरोधी परिकल्पनाओं का परीक्षण करते हैं। उसमें जो परिकल्पनाएं हमें समान अर्थ देती हैं, थोड़ा सा सार्थक परिणाम देती हैं, ऐसी परिकल्पनाओं को अलग छांट लेना, स्वीकार करना। और जिन परिकल्पनाओं के द्वारा हमारे कार्य में बाधा आती है, जो अस्त व्यस्त रूप में पड़ी हुई हैं, ऐसी परिकल्पनाओं को निकालना, अस्वीकार करना, यह होता है क्रुशियल। इसी को हम क्रुशियल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। यानी जैसे होता है, समस्या है कि कक्षा में छात्रों के अंदर जो अधिगमन की क्षमता है वह बहुत ही कमजोर है, लेकिन अब ये अधिगम की क्षमता कैसे बढ़ाई जाए। मान लीजिए हमने परिकल्पना बनाया कि बच्चों के अंदर भय उत्पन्न करा के, एक आश्रित चर बच्चे हो गए और दूसरा जो उसका स्वतंत्र चर है वो भय हो गया। मानिए उनको भय दिखा करके हम अधिक से अधिक पढ़ाने का प्रयास करेंगे, सिखाने का प्रयास करेंगे। एक परिकल्पना हमने बना लिया। दूसरी परिकल्पना हमने बनाया कैसे बच्चों को जो नहीं सीखते, नहीं पढ़ते हैं, उनको मारा जाएगा, डांटा जाएगा, माने पिटाई का रूप। तो एक आश्रित चर तो वही है, बच्चे हैं, लेकिन उसका स्वतंत्र चर क्या हुआ, उनको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, दंडित किया जाएगा। तीसरी परिकल्पना हमने बनाया कि ऐसे बच्चे जो सीखना नहीं चाहते हैं, क्यों नहीं सीख रहे हैं, उसका पता लगा करके हम उनको पुरस्कार देंगे और उस अवार्ड के आधार पर उनको सीखने के लिए प्रेरित करेंगे। एक परिकल्पना बनाई गई। इसके आधार पर हमें सीखना, कार्य को करना है। फिर वही एक परिकल्पना और बना लिया। मान लीजिए हमने कि ऐसे बच्चों जो कमजोर हैं, थोड़ा उनकी प्रशंसा करें कि बेटा तुम सीख सकते हो, इस कार्य को कर सकते हो। माने प्रशंसात्मक शब्दों के द्वारा, रेनफोर्समेंट के द्वारा हम उनके मनोबल को बढ़ा करके सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। कार्य एक है, बच्चों के अंदर अधिगम क्षमता का विकास करना। परिकल्पनाएं 4 बनाई गई, कुछ विरोधी हैं, कुछ उसकी जो स्वीकारात्मक के द्वारा हैं, माने उसके सकारात्मक रूप में जो उसका सहयोग करती हैं, और कुछ परिकल्पनाएं जो एक तरह से उनको दंडित के रूप में आती हैं। हम इन तमाम परिकल्पनाओं को लेकर के अगर हम कार्य कर रहे हैं तो परिकल्पनाएं एक दूसरे के विरोधी, एक प्रशंसा और पुरस्कार है, दूसरा भय और दंड है। लेकिन अगर हमें भय और दंड के द्वारा ही सफलता प्राप्त हो जाती है तो ऐसी परिकल्पना को हम क्या करेंगे, स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अगर सारे बच्चों पर वह डिपेंड नहीं होती है, वह सफल नहीं होती है, तो उसको हम फिर अस्वीकार भी कर सकते हैं, चाहे भय चाहे दंड। अगर भय से ही काम होता है तो दंड वाले को हटा देंगे, अगर केवल दंड के द्वारा काम होगा तो भय वाली चीज को हटा, क्योंकि दंड में भय समाहित है। उसी तरह से अगर हम प्रशंसा के द्वारा बच्चों में सीखने की क्षमता का विकास कर सकते हैं तो हम प्रशंसा के द्वारा ही काम चला सकते हैं, अथवा प्रशंसा के साथ उन्हें पुरस्कार भी देना जरूरी है, तब वे सीखेंगे, तब वे सीखने के लिए आगे प्रेरित होंगे। तो वहां पर हमें पुरस्कार और प्रशंसा दोनों करना पड़ेगा। इस तरह से हम भिन्न भिन्न जो अनेक विरोधी कल्पनाएं हैं उनका एक साथ ही परीक्षण करते हैं एवं समान परिणाम वाली, उसमें जो समान परिणाम वाली होती है उनको अलग कर लेते हैं, और जो उसमें असमान परिणाम वाली होती है ऐसी परिकल्पनाओं को अलग कर लेते हैं, और इसके आधार पर उनका स्वीकार करना अस्वीकार करना यह प्रयोगकर्ता के ऊपर डिपेंड होता है। तो इस प्रकार से जो कार्य होता है, जो प्रयोग एक्सपेरिमेंट होता है, उसे हम क्रुशियल कहते हैं। चौथा होता है पथ प्रदर्शक प्रयोग, पायलट एक्सपेरिमेंट। पायलट एक्सपेरिमेंट का प्राय होता है कि प्रयोग को अंतिम रूप देने से पूर्व उसका पूर्वाभ्यास करना। यानी जो चौथा प्रयोग है पथ प्रदर्शक का है, पायलट का है। यानी पायलट का प्राय होता है कि जब हम किसी कार्य को कर रहे हैं, उसका रिजल्ट अभी दिए नहीं, निष्कर्ष निकाल नहीं है, निष्कर्ष निकालने के पूर्व एक बार पुनः उस पर पूर्वाभ्यास कर लेना, जिससे कोई कमियां न रह जाए, समस्त प्रकार की बाधाओं को हम दूर कर सकें, इसको चेक कर लेना। तो पथ प्रदर्शक
या पायलट एक्सपेरिमेंट का मूल रूप से अभिप्राय होता है कि जब किसी समस्या के समाधान के लिए हम कार्य को कर रहे हैं, जो कुछ परिकल्पनाएं हमने बनाया है, जिन परिकल्पनाओं के आधार पर हमने चरों को निर्धारित किया है, जिन चरों के आधार पर हम उसका डिजाइनिंग के विकल्प बनाए हैं, जिसके आधार पर हमने न्यायादर्श सैंपलिंग किया है, प्रदर्श का चयन किया है, जिनके आधार पर हम तमाम प्रकार के डाटा कलेक्शन किए हैं, आंकड़ों को संग्रहित किए हैं और उसका परीक्षण किए हैं। परीक्षण के बाद जो निष्कर्ष निकलता है, उस निष्कर्ष को तुरंत ना दे करके बल्कि एक बार पुनः क्या करना है, पूर्वाभ्यास करना। यानी निष्कर्ष निकालने के पहले एक बार उसको सोच लेना, पुनः मंथन कर लेना, उसको पुनः प्रयोग में ले लेना, पूरा अभ्यास कर लेना, जिससे किसी प्रकार की कोई भी चीजें छूट ना जाए कि समस्या पुनः उत्पन्न हो सके। अर्थात समस्या का पूर्ण समाधान करने के लिए जो कुछ भी हम अब तक कार्य किए हैं, उन समस्त कार्यों को अंतिम स्तर पर ले जाने के पहले एक बार पुनः उसका पूरा अभ्यास कर लेना चाहिए। इस तरह से जो प्रयोग होता है, वह प्रयोग विधि बहुत ही देखा जाए वस्तुनिष्ठता के साथ, विश्वसनीयता के साथ, वैधानिकता के साथ चल रही है। यानी हम ऐसे नहीं है कि किसी चीज को केवल कह करके ही सिद्ध कर सकते हैं, बल्कि उन चीजों को सिद्ध करने के लिए हमें प्रयोग के रूप में लेना होगा। एक प्रयोगशाला बनानी पड़ेगी जिसमें तमाम प्रकार के प्रयोग से संबंधित सामग्रियों को लानी पड़ेंगी, जो उसकी गाइडलाइन है प्रयोग करने के लिए, जो कुछ दिशा निर्देश हैं, उन चीजों को हमें देखना पड़ेगा और जो समय डिसाइड किया गया है, जो उसके रूल बताए गए हैं, उसके आधार पर चल करके हमें कार्य करना है। जिससे इसमें विश्वसनीयता, वैधानिकता आदि निश्चित रूप से बढ़ जाती है और वह प्रयोग के द्वारा जो प्रतिफल होता है, जो निष्कर्ष होता है, वह विश्वसनीय हो जाता है। किस तरह से आपने क्या देखा कि जो प्रयोग है, उस प्रयोग के आधार पर जो एक्सपेरिमेंट हमें करना है, उसको दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला वर्ग बनाया जाता है आश्रित चर के परिवर्तन स्वरूप के आधार पर। यहाँ पर जो प्रयोग विधि होती है वह एक गुणात्मक होती है, दूसरी परिमाणात्मक होती है, और दूसरा होता है शोध उद्देश्य के आधार पर। यह 4 प्रकार से किया जाता है। उसमें एक खोजपरक प्रयोग होता है, दूसरा सिद्धि का प्रयोग होता है, तीसरा क्रुशियल का होता है, चौथा पथ प्रदर्शक का प्रयोग होता है। ये तो 4 उद्देश्य के आधार पर और 2 आपके परिवर्तन के स्वरूप के आधार पर हो गए। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जिसको हम प्रयोगशाला के प्रयोग में करते समय जो चरों का निर्धारण करते हैं, कैसे करें, उसका सीरियल क्या दें, उसका एक अनुक्रम क्या दें। जैसे आपने चर को देखा तो चरों का जो नियंत्रण था या चरों पर जो हम प्रासंगिक चर के रूप थे, उसको 3 प्रकार से हमने देखा था। एक तो था कि प्रयोज्य जनित, माने जो प्रयोगकर्ता उससे संबंधित। दूसरा था परिस्थिति जन्य, जो सिचुएशन है उससे उत्पन्न होने जो वातावरण आदि है। और तीसरा था क्रमिक, माने अनुक्रम, सीक्वेंस पर उससे संबंधित जो कुछ भी हम प्रभाव देखते हैं, उन क्रमों को लेकर के जब कार्य करते हैं तो एक शेड्यूल दिया गया, एक सीक्वेंस दिया गया। ठीक उसी प्रकार से अगर किसी भी कार्य को करना है, प्रयोग को करना है, तो हम उस प्रयोग को कैसे करें, इसका भी एक सीक्वेंस होता है, एक सोपान होता है, एक स्टेप होता है। उसी स्टेप को हम कैसे करेंगे अब जानने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, प्रयोग के विभिन्न सोपान, वेरियस स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी इसका कहने का प्राय है कि जो कुछ हम प्रयोग कर रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, उसके कुछ सोपान बनाए गए हैं, कुछ उसके स्टेप हैं। एक स्टेप के बाद ही दूसरा स्टेप आता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। इस तरह हम एक क्रम से दूसरे क्रम पर आगे बढ़ते हैं। जैसे एक सीढ़ी होती है, उसमें जो डंडे लगे हुए हैं, हम पहले पे, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, मान लो 10 सीढ़ियां, उसमें 10 डंडे लगे हैं, तो अंतिम डंडे पर हम तभी पहुंचेंगे जब नीचे की सारी सीढ़ियां चढ़ चुके होंगे डंडे पर। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें देखिए तमाम प्रकार के सोपान है, तमाम प्रकार के उसमें एक एक सीक्वेंस बनाया गया है कि एक को पार करने के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरा चौथा, पांचवा, इस तरह से हम आगे पढ़ेंगे। तो उसी को कहते हैं प्रयोग के विभिन्न सोपान, वेरियस स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। ये क्या होते हैं, आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहली बात है परिचय। प्रयोग करने के लिए सबसे पहले आप क्या चीज करने जा रहे हो, किस समस्या को लेकर जा रहे हो, उसका इंट्रोडक्शन दो, उसकी भूमिका बताओ, उसका विशद परिचय बताओ कि मेरी समस्या कहां से आई है, क्यों आई है, मेरी समस्या का चयन क्यों कर रहा हूं, क्यों इतना आवश्यक है, यानी क्यों और कैसे इस समस्या को हमने अपना उद्देश्य बनाया, पहले इसको आप बताइए, उसका परिचय दीजिए।
दूसरा होता है समस्या कथन एवं परिभाषीकरण। जब आपने समस्या को चयन कर लिया, अब समस्या का परिभाषा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसके स्वरूप को बताइए और उसकी परिभाषा दीजिए कि मैंने इन्हीं कारणों के अंतर्गत इस कार्य को करने का एक दृढ़ निश्चय किया है, जबकि इससे संबंधित तमाम प्रकार के कार्य शोध किए जा चुके हैं, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ कमियां मुझे दिखाई पड़ी, जिससे उत्साहित होकर के, अप्रेरित होकर के मुझे यह कार्य करने के लिए पुनः चयन करना पड़ा। इस तरह से हम समस्या का कथन कर लेते हैं एवं उसकी परिभाषा देते हैं। परिभाषा का मतलब समस्या क्यों है, कब से आई, कहां से आई, इन सारी चीजों को उसमें हम परिभाषित रूप में बताते हैं, उसकी व्याख्यायित करते हैं। उसका एक जो वैलिडिटी है, उसके जो एक चयन करने के लिए उपयोगिता है, हम इन चीजों को यहां बताने का प्रयास करते हैं। तीसरा होता है परिकल्पना का निर्माण। माने पहला स्टेप परिचय, समस्या या उद्देश्य हमने क्यों बनाया, समस्या क्या है उसका कथन करिए, माने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, और परिभाषित उसका डिफिनेशन दीजिए। समस्या को जब हम अच्छी तरह समझा लेते हैं, कथन कर लेते हैं, परिभाषा दे लेते हैं, तब आता है परिकल्पना का निर्माण। अर्थात अब समस्या का समाधान करना है तो कैसे करेंगे, इसके लिए हाइपोथेसिस बनाना, परिकल्पना बनाना, यानी हम किन किन रास्तों से चल करके इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो परिकल्पना क्या है, यानी उस समस्या को समाधान करने का एक रास्ता है, माध्यम है, जरिया है, जिसके आधार पर हम चल करके कार्य को पूरा करेंगे। तो परिकल्पना का निर्माण होता है। जब परिकल्पना का निर्माण हो जाता है तब चरों का निरूपण, यानी उस परिकल्पना में कितने प्रकार के चरों को रखा जाता है। दो चर तो जरूर होते हैं, एक स्वतंत्र चर, दूसरा आश्रित चर। लेकिन इस स्वतंत्र चर के द्वारा आश्रित चर में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, वह प्रासंगिक चर ही डिपेंड करता है, उसको वह निर्भर करता है, उसी के ऊपर यह रहता है कि प्रतिक्रिया कैसे आएगी। जैसे भूखे व्यक्ति के सामने अगर हम, चूंकि व्यक्ति भूखा है, कोई आश्रित चर है, क्योंकि उसके अंदर भूख लगी है, उसी के अंदर है, वही व्यक्ति नामित है जो भूखा है। अगर उसके सामने हम स्वतंत्र चर अर्थात रोटी ले जाएं, खाने पीने की सामग्री भी दिखाएं, तो उसके ऊपर प्रभाव होगा। प्रभाव क्या होगा, वह ललचाएगा, खाने के लिए आगे बढ़ेगा, अनेकों प्रकार के उसके शरीर में, मुख में भंगिमाएं बनेंगी, जिससे वह ज्ञात हो जाएगा क्या कुछ चाहता है। कभी कभी होता है कोई व्यक्ति बहुत ही क्रुद्ध है, भूखा भी है, लेकिन उसके सामने अगर हम स्वतंत्र चर अर्थात जो खाने पीने की सामग्री को ले जाना, फिर भी वह कुछ भी उसमें प्रतिक्रिया नहीं देता है, तो आश्रित चर को हम विवश नहीं कर सकते, यानी उस व्यक्ति को हम विवश नहीं कर सकते कि हाँ वह हमारी बात को मान ही ले, मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने में खुद नियंत्रित होता है। आश्रित चर स्वयं में नियंत्रित होता है, लेकिन स्वतंत्र चर हमारे नियंत्रण, प्रयोगकर्ता के नियंत्रण में है। अब वह उसके आधार पर कुछ ना कुछ ऐसा उद्दीपन देगा जिससे वह व्यक्ति भोजन भी कर ले, शांत भी हो जाए और हमारी प्रशंसा भी करे, हमारी बात को मान भी ले। इसके लिए प्रासंगिक रेलिवेंट वेरिएबल्स को लेना जरूरी होता है। तो जो चरों का निरूपण करते हैं, यानी उसमें कौन कौन से आश्रित चर होंगे, कौन उसमें स्वतंत्र चर होगा, उसमें किस प्रकार से हम प्रासंगिक चरों का मिश्रण करेंगे, जिसके आधार पर हम उस समस्या का पूर्ण समाधान करने में समर्थ होंगे। तो चरों का निरूपण करना, निर्धारण करना। इसके बाद आता है उपकरण। जब हम चरों का निर्धारण कर लिए, परिकल्पना भी बना लिए, तब आता है कि उपकरण अर्थात इसमें टूल्स क्या क्या लगेंगे। यानी उस समस्या के समाधान के लिए केवल मौखिक तो हो नहीं पाएगा, कुछ ना कुछ सामग्री भी तो चाहिए, कुछ तकनीकी भी चाहिए, कुछ उपकरण भी चाहिए। तो शोध में उपकरण का प्राय उससे संबंधित जो कुछ भी सामग्री है, जैसे भूखे व्यक्ति को खिलाने के लिए, उसको प्रसन्न करने, उसकी क्षुधा को शांत करने के लिए, पिपासा को शांत करने, उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए हमें भोजन से संबंधित तमाम, चाहे वह ड्राई फूड हो, चाहे फास्ट फूड हो, चाहे वह वास्तव में भोजन के रूप में हो, चाहे ब्रेकफास्ट में, जो भी हो, चाहे वह पेय के रूप में हो, चाहे ठोस आहार के रूप में हो, हम जो कुछ भी लाएंगे वह सब क्या है, वही उपकरण कहलाते हैं। इसी तरह से बालक नहीं सीख रहा है, विद्यालय नहीं आ रहा है, पलायन कर रहा है, उनके अंदर जो सीखने की आवृत्ति है वो निरंतर कम हो रही है। क्यों हो रही है? ऐसी चीजों को जानने के लिए, उसको समस्याओं को दूर करने के लिए हमें तमाम प्रकार के उपकरणों के रूप में, हमें श्रव्य दृश्य यानी जिसे हम ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट कहते हैं, इन चीजों को लाना पड़ेगा। जब तक हम ऐसे उपकरणों को एकत्र नहीं करेंगे, तब तक हम उस समस्या का समाधान अच्छी तरह से नहीं कर सकते, ना अपने परिकल्पना की पुष्टि कर सकते हैं। इस तरह से उपकरण को लाना। फिर अविकल्प का प्रावधान डिजाइनिंग करना,
यानी जो भी सामग्री हमारे पास है उसको हम ऐसे अस्त व्यस्त नहीं कर सकते, बल्कि उसको एक सिस्टम देंगे, उसको एक तरह से हम अभिकल्पित करेंगे, उसका एक प्रारूप बनाएंगे, एक स्टेप बनाएंगे किसके बाद क्या कार्य करना है, और उसी प्रारूप के आधार पर, उसी डिजाइनिंग के आधार पर हम समस्या के समाधान को करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं कि उसको कम से कम जैसे समस्याएं हैं उसको अध्याय में बांटा जाता है, तमाम प्रकार के चैप्टरों में बांटा जाता है, या एक के बाद दूसरा क्रम देकर के बांटा जाता है। यानी जो हमारा विकल्प होगा, जो हमारी डिजाइनिंग होगी, उसके आधार पर हम समस्या का समाधान करेंगे। तो इस तरह से जो समस्याएं होंगी वह सदैव एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगी और बिना एक के बाद दूसरा कार्य कर पाना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए विकल्प जब हम बनाएंगे, जब डिजाइनिंग करेंगे, तो वह भी हमारा एक समस्या के समाधान के लिए जो हमारी परिकल्पना बनाई गई है, जो हम चरों का निरूपण कर रहे हैं, जिन चरों को हम अब तक लिए हुए हैं, उन चरों को कैसे हम व्यवस्थित करें, उसी के लिए उपकरणों का चयन करना, टूल्स का चयन करना और उसकी डिजाइनिंग करना, अर्थात उसको एक व्यवस्थित क्रम में किसके बाद क्या चीज कब यूज करनी है, कब प्रयोग में लानी है, इसको निर्धारित करना। फिर आता है प्रयोज्यों का चयन एवं वर्गीकरण। प्रयोज्यों का चयन अर्थात किसके द्वारा हम चयन करेंगे, कहां से सिलेक्शन करेंगे, इन सिलेक्शन की चीजों को भी हम कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किनके द्वारा यह चयन किया जाएगा। ये वर्गीकरण क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे, कौन से किस आयु वर्ग के लोगों को लेंगे, जैसे बच्चों में सीखने की क्षमता या क्षमता का ही विकास करना है, तो उसमें ये चीजों को जरूर देखना है कि जो प्रयोज्य हैं वह 18 वर्ष की उम्र वाले हैं कि 20 वर्ष की उम्र वाले हैं कि 22 वर्ष की उम्र वाले हैं। इस प्रकार के प्रयोज्यों का चयन करना, जिसके ऊपर हम आवृत्ति या उसकी उपलब्धि या अधिगम की क्षमता या बुद्धि लब्धि आदि जो भी कुछ समस्या को लेकर के चल रहे हैं, जिसको हमें समझना है, उसमें प्रयोज्यों का चयन करना एवं वर्गीकरण करना कि जो 18 वर्ष के बच्चे हैं उनको अलग करो, जो बालिकाएं उनको अलग करो, इस प्रकार से क्लासिफिकेशन कर देना, उनको अलग अलग चीजों में बांट देना। इससे क्या होता है कि जो कुछ भी समस्याएं हमारे सामने आएंगी, ऐसी समस्याओं को हम अच्छी तरह से समाधान कर सकते हैं जब उनका एक क्लास बना लेंगे, एक वर्ग बना लेंगे। तो यह स्टेप कहता है प्रयोज्यों का चयन एवं वर्गीकरण किया जाना भी संभव है। इसी तरह से प्रयुक्त सांख्यिकी, जब हम समस्याओं के समाधान करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हमें स्टैटिक्स माने सांख्यिकी की विधियों को भी प्रयोग में लाना होता है। सांख्यिकी विधि का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें जो विचलन का दोष आता है, उन दोषों को जो वेरिएंस होते हैं उसको कम से कम किया जा सके, और यह तभी संभव होगा जब हम सांख्यिकी विधियों में जैसे डेविएशन का पार्ट होता है, चाहे वह मीन मीडियन के रूप में होता है, चाहे उसके कोरिलेशन के रूप में होता है, चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन के रूप में होता है, अथवा उसका शतांशी मान निकालना हो या किसी प्रकार की एरर को दूर करना हो, तो इस तरह से हम सांख्यिकी के द्वारा ही उन तमाम प्रकार के विचलन संबंधी दोषों को दूर कर सकते हैं। तो सांख्यिकी के जो डाटाज हैं उसको भी कलेक्ट करना। फिर विश्लेषण एवं निष्कर्ष, यानी अगला स्टेप आता है जब सांख्यिकी का भी डाटा कलेक्शन हो गया और उसमें स्टैटिस्टिक्स का किस मेथड से कार्य करना है, तब आता है एनालिसिस एंड कंक्लूजन, यानी विश्लेषण एवं निष्कर्ष। विश्लेषण से प्राय है कि जो कुछ हमने डाटा कलेक्ट किया है, जो कुछ हमारे पास अब तक चर डिसाइड किए गए हैं, उन चरों को अब हम यहाँ विश्लेषित करेंगे। अब यहाँ पर प्रयोग विधि आ जाती है, यानी हमें कार्य को करना है। जब हम कार्य को करते हैं यानी डाटा एनालिसिस, यानी आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं कि एक के बाद कैसे कार्य को करना है, यानी कार्य को अब मूर्त रूप देना, कार्य को सही से ढंग से अब करना और उसके आधार पर निष्कर्ष को निकालना। यानी हम अब विश्लेषण के आधार पर उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो विश्लेषण से प्राय यही होता है कि जो कुछ भी अब तक हमने उस समस्या के समाधान के लिए जितने भी स्टेप को हमने बनाया, प्रत्येक स्टेप को अब यहाँ पर हमें क्या करना, टेस्टिंग करना, परीक्षित करना, उसको एनालिसिस करना, एनालिटिकल करना है, और उसी के आधार पर हमें निष्कर्ष को निकालना है कि अब समस्या का इतना समाधान करने के लिए हमने तमाम प्रकार का प्रयास किया, तमाम प्रकार की विधियों को लगाया, तमाम प्रकार के टूल्स को ले आए, अनेकों स्टैटिक्स मेथड को प्रयोग किया, क्या निष्कर्ष उसका सही निकल रहा है। हम जब तक निष्कर्ष को नहीं देते हैं तब तक हमारा उद्देश्य से कोई टैग नहीं हो पाता है। तो जो हमारा उद्देश्य बना है उस उद्देश्य को निष्कर्ष से मिलान करना जरूरी होता है, और यह तभी होता है जब हम डाटा कलेक्शन जो किए हैं, जो टूल्स हमने एकत्र किया है, जो डिजाइनिंग किया है, जिसके आधार पर हमने वेरिएबल्स माने चरों का एक तरह से संकलन किया है, निर्धारण किया है, उनका हम विश्लेषण करें।
जब विश्लेषण हो जाता है तब कहते हैं प्रतिवेदन, यानी जो निष्कर्ष निकला उस निष्कर्ष की अब हम रिपोर्टिंग करते हैं। रिपोर्टिंग किसे करेंगे? वह रिपोर्टिंग जो कुछ भी हम निष्कर्ष निकला है, जो कुछ भी हमने कार्य किया है, अपने तमाम प्रकार के कार्य करने के तरीकों से लेकर के, आंकड़ों को लेकर के, जो कुछ भी हमारा डिजाइनिंग है, विकल्प है, प्रदर्शन है, या जो उसके न्यायदर्श हैं, सैंपलिंग, इन समस्त चीजों के आधार पर जो निष्कर्ष निकलता है उसकी रिपोर्टिंग करना, अर्थात इन कार्यों को करने के आधार पर यह निष्कर्ष निकला है, इसमें और कुछ कार्य करने की आवश्यकता भी रह गई है, इन तमाम चीजों की जो भी कुछ हम निष्कर्ष रूप में लेते हैं उसका प्रतिवेदन करना, रिपोर्टिंग करना। फिर सामान्यीकरण करना, अर्थात हमारे कार्य के द्वारा, उस अनुसंधान के द्वारा जो कुछ भी हमने समस्या का समाधान किया, जिसके लिए हमने पूर्व में किए गए तमाम प्रकार के साहित्यों का सर्वे किया, उनका अध्ययन किया, और उसके आधार पर हमने चूंकि निष्कर्ष को निकाला है, उस प्रतिवेदन में हमने उसको दिखाया है। अब इसके आधार पर उन मूल सिद्धांतों में जिसपे इसके पहले कार्य किया गया था, अब कुछ संशोधन करने की भी आवश्यकता है, उसमें परिमार्जन करने की आवश्यकता है। इस प्रकार से हम एक सामान्यीकरण करते हैं, जनरलाइजेशन करते हैं। इस तरह से किसी भी प्रयोग को करने के लिए हमें इतने स्टेप से, इतने सोपानों से गुजरना पड़ता है, तब हमारा यह प्रयोग एक सफल होता है। तो कहने का प्राय है, यानी प्रयोग के विभिन्न सोपानों में सबसे पहला जो सोपान होता है वह किसी भी समस्या को हमने क्यों लिया, हमने उद्देश्यों का निर्धारण क्यों किया, पहले उसको बैकग्राउंड देते हैं, परिचय देते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर समस्या का कथन करते हैं कि समस्या क्यों ली गई, उसकी परिभाषा क्या, फिर व्याख्या करते हैं, यानी उसको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करना। फिर उसके आधार पर परिकल्पना, माने संभावित जो उत्तर होगा, समाधान होगा, उसको निर्धारित करना, उसको परिकल्पना का निर्माण कहा जाता है। उस परिकल्पना के आधार पर चरों का निरूपण करना कि कौन से उसके 2 पक्ष होंगे कि 3 पक्ष होंगे, उसमें कैसे कैसे चर होंगे, कैसे कैसे राशियां होंगी, जिसका एक दूसरे पर हम प्रभाव देखेंगे, एक स्टिमुलस के रूप में, दूसरा रिस्पांस के रूप में। हम ऐसे चरों को निर्धारित करते हैं जिसमें रिलेवेंट वेरिएबल्स बहुत ही मुख्य भूमिका निभाते हैं। अब इनके आधार पर जब हम चरों का निरूपण कर लेते हैं तो उसमें उपकरणों को, टूल्स को कलेक्ट करते हैं, माने उसमें उपकरण कौन कौन से प्रयोग होंगे, माने कौन कौन से टेक्निक इत्यादि को लगाया जाएगा। फिर अविकल्प, अब उसकी डिजाइनिंग करते हैं, यानी सामग्री जुड़ गई है, अब उसका अविकल्प डिजाइनिंग तैयार करना कि इस कार्य को कैसे कैसे करना है, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप हम कैसे पार करेंगे। फिर आता है प्रयोज्यों का चयन वर्गीकरण करना, यानी किस प्रकार के लोगों के ऊपर हमें चयन करना है। जो छात्र हमारे हैं, जिन समस्याग्रस्त हैं, ऐसे लोगों का वर्ग बना देना अलग अलग रूप से, कि कुछ लोग जो हैं वाय वर्ग में होंगे या कुछ लोग स्त्री पुरुष के रूप में होंगे, उनका एक अलग अलग वर्ग बनाना, क्लासिफिकेशन करना। जब हम प्रयोज्यों को जुटा लेते हैं जिन पर हमें कार्य करना है, उसके बाद आता है प्रयुक्त सांख्यिकी, अर्थात किस मेथड से करेंगे, क्योंकि इसमें जब तक संबंधों को, चरों के संबंध को, सहसंबंध को नहीं देखेंगे तो सहसंबंध को देखने के लिए मूल रूप से ही होता है हमें कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग करना पड़ेगा। कौन सा प्रयोग होगा, मीन होगा कि मीडियन होगा, कि उसका मोड के द्वारा निकालेंगे या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, या वेरिएंस को कैसे ज्ञात करेंगे, तमाम प्रकार के जो एरर है, जो पैरामेट्रिक है, नॉन पैरामेट्रिक है, इन तमाम चीजों को देखते हुए हम किस मेथड से सांख्यिकी, किस भाग से कार्य करेंगे, किस विधि से करेंगे, उस सांख्यिकी को भी हम देख लेते हैं, स्टैटिस्टिक्स का भी प्रयोग करते हैं। फिर आता है विश्लेषण और निष्कर्ष, और इन तमाम जो हमारे पूर्व के स्टेप बनाए गए, सोपान बने गए, इन्हीं के आधार पर आंकड़ों का जो हमने संग्रह किया है उसका विश्लेषण करते हैं, और विश्लेषण करने के बाद उसका एक निष्कर्ष निकालते हैं, कांक्लूजन निकालते हैं। जो निष्कर्ष निकलेगा उस निष्कर्षों को फिर हम रिपोर्टिंग करते हैं, उसी को प्रतिवेदन के रूप में लिखते हैं कि इसका कार्य करने से ये लाभ हमें मिला, इसमें तमाम प्रकार की जो कमियां रही उन कमियों को दिखाते हुए अच्छाइयों को उसमें ब्यौरा देते हैं। फिर ये भी बताते हैं कि अगर इस कार्य को थोड़ा और अच्छे ढंग से किया जाए तो इसका कुछ रिस्पांस और अच्छा हो सकता है। इस प्रकार से जो पहले किए गए वर्क थे, शोध कार्य थे, उनमें कुछ ना कुछ कमियां रही, ऐसे सिद्धांतों में पुनः कुछ ना कुछ संशोधन की आवश्यकता है। हम एक सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन भी कर सकते हैं। ये था प्रयोग की विधि जिसमें इन प्रकार के सोपानों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं जो इतने सोपान ना मान करके केवल 3 सोपान मानते हैं, माने प्रयोग, एक्सपेरिमेंट करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, 3 ही स्टेप की आवश्यकता होती है। वे 3 स्टेप कौन है? प्रयोग की योजना बनाना, माने जो कुछ भी हमारी समस्या है उस समस्या से संबंधित हमें प्लानिंग करना चाहिए, हम कार्य को कैसे करेंगे, कब करेंगे, कितने दिनों में करेंगे, किसके ऊपर करेंगे, किस सैंपलिंग के आधार पर करेंगे, किस प्रकार की डिजाइनिंग करेंगे। यहाँ पर होता है माने प्रयोग से संबंधित योजना को, प्लान को ले आना, मूर्त रूप देना।
दूसरा होता है प्रयोग का संचालन करना, माने कंडक्टिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट। संचालन का प्राय होता है कि जब हम समस्या के समाधान के प्लान बना लिए तो उस प्लान के आधार पर, योजना के आधार पर उसको क्रियान्वित किया जाए, उसको कंडक्ट किया जाए, उसको संचालित किया जाए, अर्थात उसका परीक्षण करना। जो कुछ भी हमने प्लानिंग बनाया, जो कुछ योजना बनाया है, उसको मूर्त रूप देना। तीसरा होता है प्रतिवेदन, और जब हमने प्लानिंग किया, उसका परीक्षण किया, उसकी टेस्टिंग किया, तो उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकलता है उसकी रिपोर्टिंग करना। ये मूल रूप से प्रयोग के 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है नियोजन, जिसको हम प्लानिंग कहते हैं, दूसरा होता है संचालन, जिसे हम कंडक्टिंग कहते हैं, और तीसरा होता है प्रतिवेदन, जिसे हम रिपोर्टिंग कहते हैं। यानी कुछ विद्वानों के अनुसार, कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार, कुछ अन्वेषणकर्ताओं, विद्वज्जनों के द्वारा ऐसा कहा गया है, अगर हम 3 रूप से अगर भाग में बांटते हैं प्रयोग को, तो एक होता है प्लानिंग करना, पहला भाग, जिसमें समस्त प्रकार की समस्याओं से संबंधित आंकड़ों को कलेक्ट करते हैं, जुटाते हैं, और दूसरा भाग होता है उसका संचालन करना, अर्थात उसको कंडक्टिंग करना, उसके आधार पर कार्य को मूर्त रूप देना, कार्य को करना, और तीसरा होता है प्रतिवेदन, रिपोर्टिंग करना, उसका निष्कर्ष क्या निकला उसके विषय में लोगों को अवगत कराना। तो ये जो चीजें थी, ये प्रयोग के विभिन्न सोपान से संबंधित थी। कौन कौन से स्टेप होते हैं, कैसे हमें कार्य को करना, समस्या का समाधान करना, एक प्रयोगशाला के रूप में, एक प्रयोग के रूप में। अब आता है कुछ प्रयोगशाला या प्रयोग के उद्देश्य भी होते हैं। उद्देश्य कौन कौन से हैं, आइए हम इसको देखने का प्रयास करते हैं। जैसे उद्देश्य या पर्पज, इसमें 3 चीजें आती हुई। एक होता है पूर्व कथन, प्रेडिक्शन करने की भावना, यानी प्रयोग विधि में ये मूल रूप से देखा जाता है जो हम समस्या का समाधान करने के लिए प्रयोग का पालन करने जा रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, उसके आधार पर हम समस्या का पूर्व कथन कर सकते हैं। यानी समस्या कैसी है, उसके स्वरूप को, और फिर जब हम कार्य कर लेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका पूर्व कथन करने की क्षमता होती है। दूसरा इसका होता है परीक्षण, टेस्टिंग, यानी जो समस्या है उससे संबंधित जो कुछ भी हम सामग्री को चयन किए, कलेक्ट किए हैं, उसको हम अच्छी तरह से टेस्टिंग कर सकते हैं, उसका परीक्षण कर सकते हैं, उसको लेबोरेटरी में कर सकते हैं, उसका एक्सपेरिमेंट के रूप में साबित कर सकते हैं कि इसका यही रिजल्ट होना है। तीसरा होता है सामान्यीकरण, जिसको हम कहते हैं जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का प्राय होता है कि जो कुछ भी हमारा उद्देश्य का है, यह उद्देश्य भी डिसाइड करता है जो समस्या है, उस समस्या का प्रयोग विधि द्वारा हम पूर्व कथन कर सकते हैं, उस समस्या का हम परीक्षण भी कर सकते हैं, और उस समस्या को फिर हम एक नए नियमों में भी बांट सकते हैं, उसका एक सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन भी कर सकते हैं। तो समस्या का जो समाधान करना है, उसमें जो प्रयोग विधि को लेना है, माने प्रयोगशाला मेथड को लेना है, उसमें लेबोरेटरी मेथड या एक्सपेरिमेंट यही कहता है। इसका उद्देश्य मूल रूप से ये होता है कि इसमें पूर्व कथन की संभावना होती है, इसके परीक्षण को किया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए लाइब्रेरी या लेबोरेटरी की आवश्यकता होती है जिसमें हम प्रयोग को करते हैं, और उसके आधार पर एक नियम भी हम लोगों के सामने रख सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ये थी उद्देश्य। तो उद्देश्य इसके 3 हो गए, प्रयोग के, एक्सपेरिमेंट के 3 उद्देश्य में पूर्व कथन करना, प्रेडिक्शन करना, परीक्षण, टेस्टिंग करना, और सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन करना। जो अगली बात आती है, यानी इस एक्सपेरिमेंट की विशेषताएं क्या होती हैं, यानी हम इसको क्यों करें, इससे हमें लाभ क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी गुणवत्ता क्या है। तो यूटिलिटी को बताने के लिए हम इनकी विशेषताओं को जरूर जानेंगे, माने इसमें स्ट्रांगनेस क्या है, इसकी मजबूती क्या है प्रयोग विधि। यहाँ पर देखिए नियंत्रण, अर्थात प्रयोग जो एक्सपेरिमेंट मेथड होता है, इसमें देखा जाए तो प्रयोगकर्ता का पूरा नियंत्रण होता है, यानी वो कार्य को कैसे करेगा, कब करेगा, कितने चरों का प्रयोग करके करेगा, पूरा नियंत्रण उस पर रहता है। दूसरा होता है यादृच्छ आरोपण, माने अगर उसमें कुछ रैंडम असाइनमेंट करना है तो वह भी प्रयोगकर्ता उस चीज को कर सकता है, अर्थात कभी कभी कुछ और चरों की आवश्यकता होती है, कुछ और टूल्स की आवश्यकता होती है, तो उसके आधार पर वह यादृच्छ आरोपण अर्थात रैंडमाइज्ड जो असाइनमेंट होता है, यानी उसमें परिवर्तन ला सकता है, उसमें कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव कर सकता है, घटा बढ़ा सकता है चरों को, उससे कुछ रिलीवेंट जो चर हैं उनकी उपयोगिता को परिमाण के रूप में या उसकी मात्रा के रूप में दिखा सकता है, गुण या मात्रा के रूप में। तीसरा होता है शुद्धता, यानी जो प्रयोग मेथड होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, जो प्रयोगशाला के द्वारा सिद्ध किया जा रहा प्रयोग, उसमें शुद्धता होती है, क्योंकि उसमें टूल्स का प्रयोग होता है, उसमें चरों को, उनके संबंधों को देखने के लिए स्वयं परीक्षण किया जाता है, उसकी टेस्टिंग की जाती है जो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में होती है, इसलिए इसमें शुद्धता होती है।
कारण एवं प्रभाव की जानकारी हो जाती है। कारण यानी ये क्यों किया जा रहा है, ये समस्या क्यों उत्पन्न हुई, अगर इसको हम समाधान, इसका प्रभाव जीवन में क्या पड़ेगा, लोगों पर क्या पड़ेगा, यह भी जानकारी हमें प्रयोग विधि के द्वारा मिल जाती है। तीसरा होता है, अगला होता है वैधता, वैलिडिटी, अर्थात जो समस्या है, जो प्रयोग विधि के द्वारा हम कार्य को कर रहे हैं, जो उसका हम जनरलाइजेशन करेंगे, जो समस्या का समाधान करने के लिए हम निष्कर्ष देंगे, या जो सिद्धांतों में हम परिष्कार करने के लिए, संशोधन करने के लिए कुछ उपाय बताएंगे, वह वैलिड होगा, उसमें वैधता होगी। अगला है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का प्राय है यानी उस कार्य को चाहे मैं करूं चाहे कोई भी करे, उसका रिजल्ट क्या होगा, एक समान होगा। तो प्रयोगशाला का सबसे बड़ा जो विशेषता है, गुणवत्ता है या विश्वसनीयता है, वह यही होता है कि उसके परिणामों पर अंतर नहीं आता है, उसका जो रिजल्ट होता है वह सबके लिए समान होता है, चाहे उस कार्य को मैं करूं चाहे कोई भी करे, वह सब पर एक समान ही अपना रिजल्ट देता है। इस तरह से आज आपने क्या सीखा, यानी अनुसंधान में जो प्रयोगशाला का प्रयोग है, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट है, सबसे पहले हमने इसकी परिभाषा को देखा। इसमें दो प्रकार के चरों को बताया गया, एक स्वतंत्र चर है और दूसरा आश्रित चर है। स्वतंत्र चर का जो मैनिपुलेट होता है, जो हस्तचालन होता है, जिसके आधार पर हम आश्रित चर पर उसके प्रभाव को देखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। एक प्रयोग एक्सपेरिमेंट का मूल अर्थ है, इसकी परिभाषा है। फिर प्रयोगों को हम दो रूपों में करते हैं, एक होता आश्रित चर के परिवर्तन स्वरूप के आधार पर, जिसमें गुणात्मक और परिमाणात्मक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रूप में देखते हैं। क्वालिटेटिव में हमने देखा कि आश्रित चरों के गुणात्मक परिवर्तन या घटना का विश्लेषण किया जाता है, जबकि परिमाणात्मक रूप में, क्वांटिटेटिव रूप में सांख्यिक विधि से संख्यात्मक मापन किया जाता है। शोध उद्देश्य के आधार पर जो प्रयोग के प्रकार होते हैं वे खोजपरक प्रयोग, सिद्धि प्रयोग, क्रुशियल प्रयोग, पथ प्रदर्शक प्रयोग अर्थात एक्सप्लोरेटरी, जिसके अंतर्गत होता है कि अभी डाउट है, मैं आश्चर्य करता हूं कि क्या होगा, मैंने ये भाव होता है, यहां पर किसी चीज को हम स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं कर सकते, यही होना है। तो यहां पर खोजपरक प्रयोग में, एक्सप्लोरेटरी में एक संभावना होती है कि अभी इसका रिजल्ट क्या होगा अभी मुझे पता नहीं है। दूसरा होता है सिद्धि प्रयोग अर्थात कन्फर्मेटरी, यहां पर चीजें कन्फर्म होती है, यानी यहां पर मैं शर्त करता हूं कि यही होगा, आई विल बेट दिस वुड हैपन, माने मैं जो कह रहा हूं वही होगा। इसका रिजल्ट आपको देखना तो आप करके देख लीजिए। तो यह जो होता है सिद्धि प्रयोग माने कंफर्म कर देता है, यहां पर डाउट नाम की चीजें नहीं रहती हैं, जबकि खोजपरक प्रयोग में, एक्सप्लोरेटरी में क्या होता है, डाउट बना रहता है। जो क्रुशियल मेथड होता है, जो इसका भाग होता है प्रयोग का, इसमें क्या होता है कि एक ही कार्य को करने के लिए अनेक प्रकार की परिकल्पनाओं को लाई जाती हैं। वह परिकल्पनाएं विरोधी भी हो सकती है, सहयोगी भी हो सकती हैं, लेकिन उसमें जो परिकल्पनाएं सहयोग करती हैं उनको अलग कर लेते हैं, जो उसमें असहयोग देती हैं उनको हम अलग कर लेते हैं। इस प्रकार से अनेक विरोधी कल्पनाओं का एक साथ परीक्षण एवं समान परिणाम वाली परिकल्पनाओं को अलग अलग स्वीकार करना या अस्वीकार करना, यही होता है क्रुशियल एक्सपेरिमेंट। फिर अंतिम इसका आता है पथ प्रदर्शक प्रयोग अर्थात पायलट एक्सपेरिमेंट। पायलट एक्सपेरिमेंट का प्राय होता है कि जो कुछ भी हमने समस्या के समाधान के लिए प्रयोग किया है, उस प्रयोग को अंतिम रूप देने से पहले एक बार पुनः पूरा अभ्यास कर लें, उसका एक बार रिवीजन कर लें, रिपीटेशन कर लें, जिससे किसी प्रकार को कोई फॉल्ट उसमें ना आने पाए। इसलिए यह पथ प्रदर्शक प्रयोग विधि ये बहुत ही अच्छी विधि है, ऐसा करना भी चाहिए। जब तक हम समस्या को समाधान करने के पूरे जांच न, तब तक उसके निष्कर्षों को बताना नहीं चाहिए। फिर आपने देखा कि प्रयोग के विभिन्न सोपान कौन कौन से थे, मतलब प्रयोग को कैसे किया जाता है, उसका एक तरीका, एक प्रोजेक्ट जो होता है, उस चीज को, उसकी डिजाइनिंग को यहाँ बताने का प्रयास किया गया, यानी जिसमें हम समस्या का परिचय देते हैं, समस्या का कथन परिभाषीकरण करते हैं, परिकल्पना का निर्माण करते हैं, उसके बाद चरों का निरूपण करते हैं, उन चरों में स्वतंत्र, आश्रित और प्रासंगिक चरों को कैसे डिसाइड करना इसको देखते हैं, फिर उसके संबंधित उपकरणों को ले आते हैं, उपकरणों के आधार पर डिजाइनिंग करते हैं, फिर प्रयोजों का चयन करते हैं, उसका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर उसमें कौन सी सांख्यिकी प्रयुक्त होगी इसको देखते हैं, फिर उस संग्रहित आंकड़ों के आधार पर उसका विश्लेषण और निष्कर्ष निकालते हैं, फिर उसका एक रिपोर्टिंग करते हैं, निष्कर्ष क्या निकला है उसका रिपोर्टिंग करते हैं। रिपोर्टिंग किसको करना है, अपने विभाग को करना है, अपने अधिकारी को करना है। तो इस प्रकार से हम रिपोर्टिंग इसलिए करते हैं कि जिससे हमारे द्वारा जो कार्य किया गया लोगों तक सार्वजनिक हो सके। हम समाचार पत्रों में दे सकते हैं, मीडिया में दे सकते हैं, न्यूज़पेपर में दे सकते हैं, अथवा हम उससे संबंधित जो एजेंसीज हैं, संस्थाएं, उसको भी रिपोर्टिंग करें।
फिर उसके आधार पर सामान्यकरण यानी जो सिद्धांतों को लेकर के लोगों ने काम किया था, जिस पर मुझे पुनः काम करने की आवश्यकता पड़ी, उसके आधार पर उन सिद्धांतों का परिमार्जन कैसे करना, उसका परिष्करण करना है, उसके आधार पर हम एक सामान्यकरण जनरलाइजेशन भी बनाते हैं। तो इसका एक स्टेप होता है। लेकिन कुछ विद्वानों ने केवल उस प्रयोग को करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए 3 ही स्टेप को माना। जो पहला स्टेप था, माने किसी समस्या को समाधान के लिए योजना बना लो, जो योजना बन गई तो फिर उसको कार्यान्वयन अर्थात संचालन में लाओ, फिर उसके आधार पर जो निष्कर्ष की रिपोर्टिंग कर दो, जिसे हम प्लानिंग, कंडक्टिंग एंड रिपोर्टिंग के रूप में देखें। फिर हमने देखा कि जो प्रयोग एक्सपेरिमेंट होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है। तो इसके उद्देश्य एकदम स्पष्ट है। 3 प्रकार के उद्देश्य होते हैं। माने उस समस्या संबंधी जो कुछ कार्य करने जाए, प्रयोग करने जाए, एक्सपेरिमेंट करने जाए, उसका हम पूर्वकथन प्रिडिक्शन कर सकते हैं, हम उसका परीक्षण टेस्टिंग कर सकते हैं, और उसका सामान्य जनरलाइजेशन भी कर सकते हैं। ये इसका उद्देश्य होता है। फिर होता है कि इस प्रयोग एक्सपेरिमेंट की विशेषताएं क्या होती हैं। तो विशेषताओं में होता है कि इसमें प्रयोगकर्ता का पूर्ण नियंत्रण होता है प्रयोग पर, उसमें यादृच्छिक आरोपण होता है, माने एक्सीडेंटल अगर कोई कार्य उसमें करना, आकस्मिक कोई कार्य करना है, रैंडम कोई कार्य करना है, तो उसको भी हम चरों को उसमें निर्धारित कर सकते हैं, उस चरों को उसमें निरूपित कर सकते हैं। फिर इस प्रयोग विधि के द्वारा उसकी जो अगली विशेषता होती है वह उसकी शुद्धता पर होती है, उसकी प्योरिटी होती है। फिर उसमें कारण और प्रभाव को भी जाना जा सकता है। इसी के साथ साथ उस प्रयोग में जो वैधता है, वैलिडिटी, उसको ज्ञात किया जा सकता है। वस्तुनिष्ठता होती है, अर्थात वह किसी के द्वारा भी मापा जाए, किया जाए, परीक्षित किया जाए, उसके निष्कर्ष, उसके रिजल्ट सदैव समान होते हैं, उसमें कोई ज्यादा परिवर्तन या अंतर दिखाई नहीं पड़ता है। इस तरह से यह जो भाग है यह बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। यह यूजीसी के नेट के लिए बहुत आवश्यक है। उसमें कंपलसरी रूप से पूछा जाता है। आप विगत वर्षों के जो कुछ मॉडल पेपर अगर आप देखेंगे तो ऐसे तमाम प्रश्न आपको मिलेंगे जिसका उत्तर यहां दिया जा रहा है। इसलिए आप इस वीडियो को देखें, इसको अच्छी तरह समझने का प्रयास करें। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, इस पर कमेंट करें, और यदि आपको हमारे इसी प्रकार से शिक्षा में अनुसंधान संबंधित, शिक्षा में तकनीकी संबंधित, शिक्षा में मनोविज्ञान संबंधित या ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता शिक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की विषय वस्तु को तुरंत प्राप्त करना है तो जो बेल आइकन है, घंटे के निशान दिखाई पड़ रहा है, उसको दबाएं।